गुड इवनिंग बच्चों। तो एक तरीके से साल भर की मेहनत अब रंग लाने वाली है। बहुत मेहनत की गई, न्यूलाइट ने भी की, आपने भी की, सबने करी। और ये कल आखिरी प्रैक्टिस टेस्ट था 14 जुलाई को। बहुत सिंपल था। और बेटा अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, खराब भी हुआ हो तो परेशान मत होना। ये फाइनल नहीं है, फाइनल तो अभी आने वाला है। और बढ़िया होगा सबका। और मोर और लेस आपको जैसा भी पेपर आए, आपको हर तरह के क्वेश्चन हमने इस तरीके से हम लोगों ने करवाए हैं, मतलब न्यू लाइट टीम ने, कि जैसा भी पेपर आए सबकी प्रैक्टिस आपको है। और ये मान के चलना, नीट का पेपर कठिन से कठिन भी हो तो उसमें 8 ही 10 क्वेश्चन कठिन होते हैं। और उन्हें अगर छोड़ दोगे, घबराओगे नहीं और देखोगे, तो कम से कम 30 40 क्वेश्चन आपसे सही हो जाएंगे। तो घबराना नहीं बेटा, कठिन लगे तो भी मत घबराना, क्योंकि नीट का पेपर कोई कठिन आया नहीं है। कम से कम 40 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सिंगल कॉन्सेप्ट पे, सिंगल फार्मूला पे या थ्योरी पे आते हैं। बस होता ही है कि पहले 2 क्वेश्चन कठिन लग गए तो आपको लगा पेपर बहुत कठिन है, फिर आप घबरा जाते हो। तो घबराना नहीं है, जो डर गया वो मर गया। तो डरना नहीं है, मरना भी नहीं है, जिंदा रहना है। पहला क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ RMS स्पीड and most probable speed of an ideal gas at temperature T। तो आई थिंक इससे सरल क्वेश्चन नहीं हो सकता है। RMS स्पीड का भी फॉर्मूला जानते हैं, √3 RT/m, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड √2 RT/m। तो RT/m तो देखो कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा √3/√2। अंडर रूट में पूछा गया है और आपसे इसकी वैल्यू भी पूछी जा सकती है। 1.732, 1.414, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था, बस पढ़ लीजिए। सेकंड पेंडुलम है, टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, और स्फेरिकल बॉब है, वो खाली है, मास इसका 50 ग्राम है। फिर बॉब को हमने रिप्लेस कर दिया दूसरी बॉब से, उसकी सेम रेडियस है बट हैविंग ए डिफरेंट मास। मास डिफरेंट है, मतलब पहले ये पेंडुलम था, इसका मास 50 ग्राम था, और बाद में उसी साइज का दूसरा पेंडुलम है लेकिन इसका मास 100 ग्राम है। लेकिन टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो मास पे डिपेंड करता नहीं है, ये फॉर्मूला होता है। तो जो पहले था वही बाद में भी रहेगा, 2 सेकंड। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। ये देखिए, 2 वेक्टर्स हैं, उनके मैग्नीट्यूड बराबर है। तो सपोज मैग्नीट्यूड x और x है। मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b। तो a प्लस b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? x² प्लस x² प्लस 2x² कॉस थीटा और अंडर रूट, फॉर्मूला लगाए, a² प्लस b² माइनस प्लस 2ab कॉस थीटा। और a माइनस b का मैग्नीट्यूड होगा x² प्लस x² माइनस 2x² कॉस थीटा। और a प्लस b का मैग्नीट्यूड इसका डबल है। अब क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, तो 2x² प्लस 2x² कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2x² माइनस 2x² कॉस थीटा। तो पहला काम यार ये करो,
कि एक्स स्क्वायर जो है वो सब जगह से उड़ा दो। तो यहां से 2 कॉमन हो गया, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 4 हो गया। एक्स स्क्वायर ही काटा, 2 2 या 4, और ये 4 कॉस नहीं, 2 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 कॉस थीटा। तो 6 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/6। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3, फोर्थ वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फोर्थ वाला, देखिए An Indian rubber cord L meter long and area cross section A is suspended vertically. Density of rubber is rho and Young's modulus of rubber is Y. The rod extends L meter under the own weight. तो बेटा ये रॉड अपने ओन वेट से अगर एक्सपेंड कर रही है तो ये वेट इसके मिडिल पॉइंट, सेंटर ऑफ मास पे माना जाएगा। तो डेल्टा एल बराबर आप जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया और y इंटू एल। तो एरिया ए ले लिया, ये y ले लिया। देखो फोर्स कितना होगा, इसका मास, और मास यानी वेट mg, और मास कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी टाइम्स g। और बेटा ये L जो है ना ये बीच में लग रहा है, तो यहां L की जगह L/2 ले लेंगे। तो A से A कट गया और ये आ जाएगा L स्क्वायर रो इंटू जी अपॉन 2/, सेकेंड आंसर है। ये मैंने निकालना बताया है, लेकिन ये फॉर्मूले की तरीके से भी बच्चे याद रखते हैं, और मेरे ख्याल से ये आंसर आपको याद होना चाहिए था। अब यहां पे देखो ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो देखो ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन भी इसके परपेंडिकुलर है। तो दोनों इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के बीच में 40 डिग्री का ही एंगल है, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब v2 माइनस v1। तो जो v2 माइनस v1 है उसका मैग्नीट्यूड, अगर दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो एक फॉर्मूला होता है 2v साइन θ/2। तो 2v साइन और 40/2 यानी 20 डिग्री, ये आंसर है। अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उनकी सम का मैग्नीट्यूड होता है 2v cos θ/2 और डिफरेंस का होता है 2v साइन θ/2। तो यहाँ पे थीटा 40 है तो 20 आएगा। चेंज पूछ रहा है मतलब डिफरेंस लेना है। वेक्टर परपेंडिकुलर टू मतलब इसके परपेंडिकुलर इसमें से कौन सा वेक्टर है। तो तरीका यह है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो बेटा इसके साथ तो डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि आई मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों प्लस हैं। और ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, देखो 1/a साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस में आया और प्लस यहां a है।
और ये माइनस तो है नहीं, ये प्लस है, और ये आ जाएगा b/b। दोनों प्लस हैं यार, आएगा ही नहीं, ये भी नहीं आएगा, बस ये है, ये 5k है ना, तो ij के है ही नहीं, तो डॉट प्रोडक्ट 0 है। वैसे भी ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, ये जेड एक्सिस में है, तो इन दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री होगा ही। ये देखो, जीनर डायोड देख के डरो नहीं, बहुत ही सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है, नॉर्मल जीनर का नहीं है। इसका जीनर वोल्टेज 5 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, मतलब रेगुलेशन होगा इसमें, रेगुलेशन विल बी देयर। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज वही आएगा जो जीनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज है, 5 वोल्ट, और ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, तो करंट इज इक्वल टू 5 वोल्ट अपॉन 1 किलो ओम, तो ये हो जाएगा 5 मिली एम्पियर। ये किलो के लिए 10⁻3, ऊपर जाके 10⁻³ में बदल जाएगी, तो सेकंड ऑप्शन सही है। तो वेरी इजी, वो जीनर करंट भी नहीं पूछी जा रही थी, बस ये पूछा गया था। ये तुम्हारा नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पे रेडियस r है और वेलोसिटी v है ट्यूब में, और यहाँ पर क्या है ना, ऐसे छोटे छोटे जैसे फव्वारे होते हैं, स्प्रिंकल्स हैं, और ये n होल्स हैं इसमें, और सबकी रेडियस r है। तो सबसे ये पानी निकलेगा, और स्पीड मान लेते हैं, इधर से निकलने वाली पानी की स्पीड v है। तो a1 v1 बराबर a2 v2, तो a है पाई r स्क्वायर और वेलोसिटी है v, और a2 थोड़ा सा अच्छा है, पाई r स्क्वायर, लेकिन ऐसे n होल है, और ये वाली वेलोसिटी v2 मान ली, तो पाई ने पाई को मार दिया, तो v2 बराबर r स्क्वायर v अपॉन n टाइम्स स्मॉल r स्क्वायर। फोर्थ आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A proton accelerated through a potential V has de Broglie wavelength lambda, de Broglie wavelength of alpha particle when accelerated through the same potential। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है लैम्डा बराबर h अपॉन, अब यहाँ पे mv पी होता है, p की जगह mv होता है, और √2mk भी होता है, 2m, और k की जगह लिख दो q इंटू वी। अगर q चार्ज को v वोल्ट से एक्सेलरेट कराएं तो इतना होगा। तो अब मेरे पास एक प्रोटॉन है और दूसरा है अल्फा पार्टिकल, तो सब चीजें बदलेंगी। तो क्या क्या बदलेंगी देखो, H लिख लो, 2 लिख लो, क्योंकि 2 तो वही रहेगा, V लिख लो, वही रहेगा। लेकिन अगर प्रोटॉन का मास m है तो अल्फा पार्टिकल का मास 4m होगा, और प्रोटॉन का चार्ज अगर E है, Q है, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2q हो जाएगा, वोल्टेज वही है। तो नीचे 8 ज्यादा आ गया, 2vmq, तो v तो वही है, ये मैंने v दो बार लिख दिया था, एक बार हटा देते हैं, ये भी पहले ही लिख चुके थे। तो 2mqv तो है ही है, 8 का फैक्टर ज्यादा आया है, तो यानी लेमडा अपॉन √8 हो जाएगा, और लेमडा अपॉन √8 का मतलब होता है √8 मीन्स 2√2, तो ये आंसर आ जाएगा। देखो ज्यादातर बच्चे इसको ऐसे करते हैं, डिवाइड करके करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी में हम जल्दी कर लेते हैं। जैसे ये प्रोटॉन का लिखा, अब अगर मान लीजिए ये मास 2m हो जाए तो क्या हो जाएगा,
तो नया वाला लैम्डा अपॉन √2 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट किया जा सकता है, या फिर अगर ऐसे नहीं कर सकते हो तो लैम्डा प्रोटॉन लैम्डा अल्फा अलग अलग लिख लो, वैल्यू रख के डिवाइड करके जैसे करते हो वैसे कर लो, इससे बस टाइम बचता है थोड़ा सा। तो इफेक्ट ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो टार्क इज प्रेजेंट एंड बट नो फोर्स हो जाएगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ओनली टार्क इज देयर। और इसको देखो, when an electron jumps from the orbit n is equal to 2 to 4, the wavelength of the radiation absorbed will be, तो इसको लिख दो 1/r is equal to 1/λ is equal to r, हाइड्रोजन एटम में z is equal to 1, और 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, तो 1/λ is equal to r, 1/4 minus 1/16, तो 4/16 3/16, तो 1/λ is equal to r 3/16, तो लैम्डा इज इक्वल टू 16/3r, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। उलट दिया इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये शायद फार्मूला है। तो two long straight wire are set parallel to each other at separation r and each carries a current I. The strength of magnetic field at any, तो ये तो पहले भी जानते हैं, ये दोनों अगर सेम है, करंट भी सेम है और मिडिल पॉइंट भी है और वो सेम डायरेक्शन में भी जा रही हैं, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी, इसकी आउटवर्ड होगी, तो नेट कट के 0 हो जाएगा, कैलकुलेशन करना ही नहीं था, है ना। चलिए अब यहाँ पे पेपर चाहे जितना तुम्हें देखने में कठिन लगे, लेकिन अगर तुम उसको आगे बढ़ोगे ना, जो कठिन लगे उनको छोड़ करके बिना घबराए, तो कम से कम 30 क्वेश्चन इस लेवल के जरूर रहते हैं, तो उनको कर लेना फटाफट, कठिन वाले बाद में देखे जाएंगे। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलेटिंग यूनिफॉर्मली हैज वेलोसिटी v1 in time t1, व्हाट इज द वर्क डन इन टाइम t। तो ये वर्क डन दो तरीके से निकाला जा सकता है, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से भी निकाला जा सकता है। तो वर्क बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और रेस्ट है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, और फाइनल वाली तो हाफ m तो कर ही दो। अब हमें वेलोसिटी चाहिए टाइम t पर, तो v बराबर हो जाएगा 0 + at, और वेलोसिटी v1 आई है t1 टाइम में, तो v1 बराबर a t1, तो a बराबर v1/t1 हो जाएगा। तो यहाँ पे t टाइम पे वेलोसिटी a² t², तो 1/2m t², और a की जगह लिख दिया v1² तो यहां पर जो है v1 मान लीजिए, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा हाफ m का स्क्वायर नहीं होगा, बाकी सब में ये 2 नहीं होगा, तो यही वाला आंसर आ जाएगा, फर्स्ट वाला। v1 की जगह आंसर में v यूज कर दिया गया है, कर भी सकते हैं क्योंकि इसमें तो v दिया नहीं है। क्वेश्चन देखिए, इसमें एक सोर्स है
और ये Vs बराबर मान लीजिए V स्पीड से किसी लिसनर, मैं लिसनर का कान बना देता हूं, ये देखो ये कान है और ये स्टेशनरी है, Vs बराबर 0, तो साउंड इधर से निकलेगी, N0 फ्रीक्वेंसी की साउंड है, सुनाई देने वाली N है, तो N बराबर N0 C-0 अपॉन C-V, तो N0 C अपॉन C-V। अब ये डिनोमिनेटर कम है, न्यूमरेटर ज्यादा है, तो N की वैल्यू N0 से बड़ी होगी, पहली चीज। फिर अगर ये अपनी स्पीड डबल कर दे तो N डैश सुनाई देती है, तो N0 C अपॉन C-2V। तो बेटा ये तो और कम हो गई, इससे भी ये कम था और ये और कम था, तो N डैश और ज्यादा होगा, तो N डैश की वैल्यू N से बड़ी होगी। तो ये पहला ऑप्शन है, बाकी गलत है। ये देखिए बर्नौलीज थ्योरम, तो बाकी सब ठीक ठाक लिखा है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, तो इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, डेरिवेशन बताया जाता है। इसमें देखिए ये 16वां क्वेश्चन है, इसमें पहले इनपुट तुम्हारे पास है हाई 1 1 1, तो ये 1 हो गया, एंड गेट है, ये 1 आया, ये नैंड है तो 0 हो गया। और दूसरा वाला ले लें, अब तीनों लो हैं, तो एंड गेट है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 है, और ये नैंड है तो इधर 1 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 0 1। इसी मेथड से कर लीजिए, इसका बूलियन एक्सप्रेशन भी लिखा जा सकता है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सिंपलेस्ट है। अर्थ की सरफेस नीचे जाने पर ग्रेविटी की वैल्यू घटती है, G डैश इज इक्वल टू G R माइनस H अपॉन R, तो G की वैल्यू G बाई N है, G R माइनस H बाई R, तो ये G कट गया, H की वैल्यू निकालनी है, निकाल लीजिए, सेकंड वाला आंसर आ जाएगा, सिंपल सा अलजेब्रा। ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, E बराबर L डी बाई डी टी, तो ये देखो है 40 मिली हेनरी, 1 से 11 हुई, और ये है 4 मिली सेकेंड, तो ये इससे कट जाएगा, ये 10 और ये 10, 100 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए तुम्हें भी, इसलिए हम इतनी जल्दी कैलकुलेशन कर दे रहे हैं। चलिए, वेव 8 सेकंड में कितना चलेगी, तो वेव की वेलोसिटी इंटू 8, और वेव की वेलोसिटी होती है ओमेगा बाई के। ओमेगा कितना है देख लो, टी का कॉफिशियंट पाई बाई 2, और के कितना है, एक्स का कॉफिशियंट पाई बाई 4, तो ये 4 नीचे आ गया, और इंटू 8, तो पाई से पाई कट गया, ये 2 बचा, ऊपर गया, 16 मीटर चलेगा। एक लाइन का क्वेश्चन था ये। आगे चलो, 20वां क्वेश्चन। Particle of charge q mass and suspended in air where uniform electric field is existing in vertical upward direction, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है और ये चार्ज सस्पेंड कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर फोर्स QE ऊपर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E है, और वेट mg नीचे लगेगा, और चूंकि सस्पेंडेड है तो QE बराबर mg। ये पहली इक्वेशन हो गई। इसके बाद क्या तमाशा किया, mg तो नीचे ही रखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया, ये देखो ये लिखा है रिवर्स, डायरेक्शन रिवर्स की है, मैग्नीट्यूड नहीं, तो QE फोर्स ऊपर के बजाय नीचे लगेगा, तो एक्सेलरेशन ma बराबर, अब दोनों कैंसिल नहीं करेंगे, जुड़ जाएंगे, तो mg प्लस QE, और QE की जगह mg रख दो, तो mg प्लस mg, तो A बराबर 2g, m से m कट जाएगा, आंसर 2g हो गया। चलिए नेक्स्ट आइए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ
एप्सिलॉन 0 डी फाई बाई डी टी, चाहो तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रखो, फ्लक्स की वैल्यू रखो, या फॉर्मूला याद रखो, एप्सिलॉन 0 डी फाई बाई डी टी ये होती है कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट की डायमेंशन ए हो जाएगी सेकंड। ये देखिए, देखने में डर लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइडियल गैस गोज फ्रॉम ए टू बी, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया। इंडिकेशन है पीवी डायग्राम में। Q1, Q2, Q3 indicate the heat absorbed by three processes and delta U1, delta U2 and delta, ये भी delta, it should be also delta, indicate the change in internal energy along three processes respectively। तो बेटा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गया है और एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, तो ये तीनों डेल्टा U1, डेल्टा U2 और डेल्टा U3 ये आपस में बराबर होंगे। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब देखो, जो मेरे को Q निकालना है, तो Q बराबर होता है डेल्टा U प्लस W। तो इसमें कितना वर्क डन होगा निकाल लेना भाई, ठीक है ना। और इसमें कितना वर्क डन होगा, तो हमारे पास ये जो वर्क डन है ये ए से बी तक आए, अगर इस प्रोसेस से आए तो इतना माइनस होगा और इतना प्लस होगा। तो कुल मिला के इसमें ये थोड़ा सा तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कौन सा एरिया ज्यादा है और कौन सा एरिया कम है। तो आंसर गिवन is 22 is 1, Q1 ग्रेटर देन Q3 ये दे रहा है, ये मैंने सोल्यूशन से देखा। अब देखो, क्या इसको हम कैलकुलेट करें? नहीं, कैलकुलेट तो नहीं करेंगे, कैलकुलेट हम नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे। मैं डिफरेंट एरियाज को मार्क करता हूं, इसको मैंने ऐसे मार्क किया, ये, और ये यहां से डालना है। तो जो ग्राफ है यहां से यहां तक आया, तो इसमें इतना वर्क डन निगेटिव हुआ, और इतना वर्क डन पॉजिटिव हुआ। ये पॉजिटिव वर्क डन है और इतना वर्क डन निगेटिव। अब यहां से ये जो कुछ भी हो, लेकिन जब हम इसको चलेंगे और ये डालेंगे तो ये 1 वाले प्रोसेस का वर्क डन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये सबसे ऊपर है, इसलिए यहीं से गेस कर लो। बाकी कैलकुलेट करना इसमें पॉसिबल नहीं है, देख के ही गेस करना पड़ेगा। ये सबसे ऊपर से जा रहा है तो इसमें वर्क डन सबसे ज्यादा है। ए पार्टिकल falling from a great height vacuum covers 35 meter in a particular second, how much will a travel in next second? तो किसी एक सेकंड में, सपोज nth सेकंड में ये 35 मीटर चलता है, तो 35 इज इक्वल टू 0 प्लस 10/2 2 इंटू n माइनस 1, तो ये 7 आ गया, ये 5 और ये 7, 2n माइनस 1, तो 2n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 4 आया। यानी ये पार्टिकल 4 सेकंड में
यानी 3 से 4 में 35 मीटर चल रहा है। हाउ मच विल इट ट्रेवल इन नेक्स्ट सेकेंड, यानी ये 5वें सेकंड में कितना चलेगा। तो 5वें सेकंड में आप निकाल सकते हो कितना चलेगा, यही फॉर्मूला लगा, 0 + 10/2 और इस बार ये 9 कर दीजिए तो ये 45 मीटर आ जाएगा। सिंपल 2 बार फॉर्मूला लगना था। रेशियो ऑफ escape velocity to the escape velocity at a planet VP whose, तो अर्थ पर escape velocity is equal to √gm/r होती है, लेकिन ये रेडियस और डेंसिटी में है तो प्रोपोर्शनल टू r/d होती है। तो उस प्लेनेट पर कितनी होगी, देखो रेडियस भी डबल हो गई तो 2 यहां से आ गया और डेंसिटी भी डबल हो गई तो √2 वहां से आया। तो अगर अर्थ पे v है तो उस प्लेनेट पे 2√2v होगी, तो आंसर सेकंड वाला हो गया। मैं डिवाइड करने वाले ऐसे ही कर लेता हूं। नेक्स्ट देखिए, a particle of mass m1 is moving with a velocity v1 and another v2, both of them have the same momentum but different kinetic energy। तो मोमेंटम होता है p² = 2km, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर p² / 2m, तो k1/k2 का रेशियो अगर मोमेंटम सेम हो तो m2/m1। तो आंसर क्या हो जाएगा, m1 k1 बराबर m2 k2, तो m1 ग्रेटर देन m2 है, तो E1 लेस देन E2 हो जाएगा। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ये नहीं सही आ रहा है क्योंकि m1 E1 आ रहा है, यहाँ E1 m2 है। मैंने काइनेटिक एनर्जी K से लिखा है, ये E से लिख रहा है और यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है। E1 ग्रेटर देन लेस देन, तो ये सब तो नहीं है, बराबर भी नहीं होगी। तो m1 ज्यादा है, मोमेंटम बराबर है, तो E1 विल बी लेस देन E2। ए नॉर्मल पर्सन, ये तो तुम लोग बायोलॉजी से भी जानते होगे कि एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होनी चाहिए। इससे कम डिस्टेंस होगी आंख से तो वो विजिबल नहीं होती है। इसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, ये देखिए, ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर 20 ohm is connected in series with a battery of EMF 3 volt। ये देखो 3 वोल्ट की बैटरी है और इससे एक वायर जोड़ दिया गया और साथ में ये 10 ohm है, ये 10 ohm का है और इस वायर का रेजिस्टेंस 20 ohm है और इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ रहे हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकलेंगे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालो और पोटेंशियल को इसकी लेंथ से डिवाइड कर दो, वोल्ट पर सेंटीमीटर में निकालना है। वही पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, बस नाम नहीं लिया है। तो करंट बराबर हो जाएगी 3/10, ये लगा हुआ है 20 इसका है, तो 1/10 एम्पियर की करंट हो गई। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 1/10, इसको इसका रेजिस्टेंस, तो ये 2 वोल्ट आ गया और फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए वोल्ट अपॉन लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो ये थर्ड वाला आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन कराया जाएगा। स्पीड ऑफ द पार्टिकल पूछा है
तो x इज इक्वल टू ए टी क्यूब, तो वी एक्स बराबर डी एक्स बाई डी टी, तो 3a t²। y इज इक्वल टू बीटा टी क्यूब, तो वी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 3βt²। तो टोटल वेलोसिटी अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो दैट इज अंडर रूट इसका स्क्वायर किया 9a²t⁴ और प्लस 9 β²t⁴। तो 3 और t² बाहर ले लो, अंदर α² प्लस β² अंडर रूट हो गया। तो सेकंड वाला आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। इन एडियाबैटिक चेंज, in adiabatic change the pressure and temperature of monatomic gas is related to Pt to the power c, तो where c is equal to, तो ये मोनोटॉमिक गैस है और प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है, p⁻1 माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाई t⁻γ बराबर कांस्टेंट। या कुछ ऐसा करो, t को v में बदल दो तो और अच्छा रहेगा। तो c की वैल्यू निकालनी, तो चलो यही करते हैं, यही रखते हैं जो होता है। तो p इंटू टी की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा, ये आया कांस्टेंट, इसकी पावर को 1 कर दिया। और यहां से है p और ये t की पावर -c होगा, तो गामा कंपेयर कर दो c, गामा की वैल्यू मोनोटॉमिक है तो 5/3 होगी, तो 5/3 अपॉन 1 माइनस 5/3 इज इक्वल टू c। और बेटर हो -c रखो क्योंकि यहाँ माइनस है, तो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस मत भूलना। तो ये आ जाएगा 5 अपॉन -2 इज इक्वल टू -c, तो c इज इक्वल टू 5/2 आ रहा है। तो देखो जरा आंसर सही है कि नहीं, कहीं मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं की। 29, हाँ 3 सही है, 5/2 राइट। टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्स बीम्स ऑफ इंटेंसिटी I and 4I आर सुपरपोज्ड, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो ये होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो A1 अपॉन A2 कितना है, 1/2, I1 अपॉन I2 इस I अपॉन 4I और स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 9I, तो मिनिमम इंटेंसिटी I, तो 9I और I इसका आंसर हो गया। इसको हम एक तरीके से और भी कर सकते थे, एम्पलीट्यूड से मुझे सरल पड़ता है एक्चुअली, देखो ये ओरल हो जाता है। I1 अपॉन I2 1/4, तो A1 अपॉन A2 1/2, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, 2 - 1 1 और स्क्वायर कर दिया 9:1। और ये जो फॉर्मूला होता है √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर, तो ये थोड़ा सा मुझे कठिन लगता है, वैसे ये भी कठिन नहीं है। ये स्क्वायर रूट लोगे तो इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, तो ये 3 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए 31
A rod of length 10 centimeter lies along the principal axis of a concave mirror of focal length 10 centimeter in such a way that its closer end to the pole is 20 centimeter away from the mirror. तो ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। ये कॉनकेव मिरर है और फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो ये इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। इतना तो दिया हुआ है। एक रॉड है 10 सेंटीमीटर और इसका जो क्लोजर एंड है, ये पास वाला एंड पोल से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, यानी ये क्लोजर एंड है रॉड का, वो एंड जो मिरर की ओर है। तो ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है और इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर। अब हम इसकी इमेज बनाएंगे। तो ए की इमेज तो यही बनेगी और इसके लिए हम फॉर्मूला लगा लेंगे। तो 1/-10 इज इक्वल टू 1/v और -1/30। मिरर के लिए 1/v प्लस 1/u होता है और u की वैल्यू मैंने 30 -30 रखी है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/30 -1/10। तो यहाँ एलसीएम 30 आ गया और ये आ जाएगा 1 - 3। तो v बराबर -15 आ रहा है, -15। ये देखो, तो ये यहां पे बनेगी, यानी रॉड की इमेज ऐसे बन रही है। ये पता नहीं क्यों इसने कलर छोड़ दिया, ये बन रही है। ठीक है, अब देखो लेंथ ऑफ द इमेज। तो ए की इमेज यहां बनी, ये 20 है और ये जो दूसरा एंड बी था, इसकी इमेज यहां बनी उधर से 15 पर। तो ये 20 है, ये 15 है, तो ये इमेज की लेंथ 5 सेंटीमीटर हो गई। फोर्थ वाला आंसर है ये। अगर ये रॉड वर्टिकल खड़ी होती तो हमारे पास सारे की वी और यू निकाल के तब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते, और अगर अलोंग द एक्सिस है तो दोनों पोजीशंस के इमेज की पोजीशंस निकाल के उनका डिफरेंस लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? तो छांटो भैया। ये जो है ना, ये v बराबर बेटा ओमेगा क्रॉस r होता है। तो और ये मैक्सिमम लोग गड़बड़ करते हैं, इसीलिए इन्होंने ये पूछा भी है। v बराबर ओमेगा क्रॉस r, बाकी सब सही है। चेंज इन मोमेंटम बराबर इंपल्स वेक्टर का फॉर्मूला, ये गलत था। अब मुझे यहां से यहां के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो किरचॉफ लॉ लगाओ VA। अब इधर चलेंगे तो ड्रॉप होगा, तो -12, फिर ड्रॉप होगा -12, फिर ड्रॉप होगा -18। सेल उल्टा पड़ गया, गेन हुआ और -6 बराबर VB। तो -12 -12 -24, -24 और -6 -30, -38 और -18, -48 और -48 + 4 -44। तो VA -44 बराबर VB। तो VA - VB बराबर 44 वोल्ट। फोर्थ वाला आंसर हो गया। ये फिर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है।
A light ray going from air is incident at one end of a glass fiber making an incidence angle of 60. This is 60 degree. So that it undergoes a TIR. So sin C is equal to 1 upon n. तो साइन 60 यानी √3/2 इज इक्वल टू 1/n. तो n इज इक्वल टू 2/√3. ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. अब अगला पार्ट आ गया. इससे खाली तुम्हें n निकालना था. कहते हैं कि हाउ मच टाइम वुड टेक टू ट्रांसवर्स द स्ट्रेट फाइबर आप लेंथ 1 किलोमीटर. तो 1 किलोमीटर चलने में इसको टाइम कितना लगेगा. तो 1 किलोमीटर चलने में टाइम देखिए, तो स्पीड हो जाएगी c/n. तो c है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मेरे पास 2/√3. तो ये 2/√3 हो गया. तो ये आ जाएगा 1 किलोमीटर. तो 10⁻³ अपॉन डिवाइडेड बाई, तो 3√3 अपॉन 2 × 10⁸. ये आंसर आया है. तो 2 ऊपर चला गया, 3√3 नीचे रहा और ये 10⁻⁻5 हो गया. अब माइक्रो सेकंड में बदलना है, तो 2/3√3 और ये 20 कर दो तो ये माइक्रो सेकंड हो जाएगा. 20/3√3 कितना होता है, इसको आप अप्रॉक्स अंदाजा लगा सकते हो. और इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है तो आप इसको बड़े आराम से छोड़ भी सकते हो. तरीका मैंने बता दिया है किस तरीके से इसको करते हैं. आंसर इसका 3.85 माइक्रोसेकंड कुछ फोर्थ वाले के आंसर आ रहा है. आंसर करेक्ट नहीं आएगा, ये बता दें. ये जैसे इसको काटोगे तो 3√3 है, तो 20/3 और ये 1.7 है, तो 20/17 यहाँ 51 5.1 आ जाएगा. तो अगर ये 5 होता तो लगभग 4 होता. तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट आंसर ये आ रहा है, ये फोर्थ वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अब ये रफ सरफेस है और बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट थीटा. मास इज इन इक्विलिब्रियम. तो mg sin थीटा इज इक्वल टू μmg cos थीटा. तो mg कट गया. tan थीटा इज इक्वल टू म्यू. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू. वैसे ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी होती है फ्रिक्शन में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है. कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर C is connected with a battery of potential V. Distance between the plate is reduced to half, assuming that battery remains the same. The new energy. तो भैया एनर्जी हाफ CV² थी, बैटरी जुड़ी हुई है, तो बैटरी जोड़े रहा तो वोल्टेज वही रहेगा और C बराबर होता है ε0A/d. तो अगर D को आधा करोगे तो कैपेसिटी डबल हो जाएगी. तो डिस्टेंस को आधा करने से पहले हाफ CV² और आधा करने के बाद हाफ 2CV². तो ओनली CV² आंसर आ जाएगा. न्यू एनर्जी डबल हो जाएगी एनर्जी. ये थोड़ा सा शायद तुम्हें कैलकुलेट करना पड़े.
In a series LCR circuit, the frequency of 10 volt AC voltage source is adjusted in such a fashion that reactance of the inductor measures 15 ohm. तो XL बराबर 15 दिया हुआ है और XC बराबर 11 दिया हुआ है। R इज इक्वल टू 3 है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ L and C विल बी। अच्छा भाई, तो पहले Z निकाल लो। XL माइनस XC 4 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर दैट इज 5। करंट निकाल लो। करंट कितनी होगी? 10 वोल्ट AC है तो 10 अपॉन 5, 2 एम्पियर की करंट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ L एंड C विल बी, तो VL बराबर हो जाएगा 2 इंटू 15 और VC हो जाएगा 2 इंटू 11। तो रीडिंग हो जाएगी VL माइनस C, तो 2 इंटू 15 में से गया 4, तो 8 वोल्ट का आंसर हो जाएगा। ये जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे, क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर के वोल्टेज अपोजिट फेज में होते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसे है, ये R है, ये C है, ये L है, सारी वैल्यूज दी गई हैं, ये AC सोर्स है और इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछ रहे हैं। तो आप पहले इम्पीडेंस निकाल लीजिए, फिर करंट निकाल लीजिए, फिर VL और VC दोनों निकाल के माइनस कर दीजिए। वेक्टरली जोड़ेंगे, फेजरली मतलब जैसे जोड़ते हैं। डिस्क की डेंसिटी दी है और उनके मासेस सेम है, थिकनेस भी सेम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो ये डिस्क है, मान लो इसकी रेडियस R है और ये थिकनेस D है और सपोज डेंसिटी D है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर। तो मुझे रेडियस नहीं दिया, मुझे रेडियस नहीं दिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो पूछा है। इनके मास और थिकनेस सेम है, तो मास होगा क्या? मास हो जाएगा, देखिए लिखिए, मास बराबर, मास तो बराबर है, तो सीधे सीधे I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। अब मैं यूज करूंगा कि मास और थिकनेस सेम है, तो मास क्या होगा? मास हो जाएगा पाई R स्क्वायर, इसका एरिया, सिलेंडर मान लो इसको छोटा सा, इंटू थिकनेस इंटू ρ1 R1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर। थिकनेस इसकी भी यही है, डेंसिटी इसकी है, तो थिकनेस कट गया, पाई कट गया, तो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर इज इक्वल टू ρ2 अपॉन ρ1 आ गया। तो ρ2 कितना है? 9.8 ऊपर, 7.2 नीचे। सिंपल सा हो गया ये। चलो भाई 39 पे आओ। A string is wound around the rim of mounted disc of 20 kg and radius 20 centimeter. A steady pull of 25 Newton is applied on the card. तो एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो ये ऐसे खींच रहे हैं 25 न्यूटन का, तो टॉर्क बन जाएगा बेटा, टॉर्क बराबर 25 न्यूटन फोर्स इंटू इसकी रेडियस, तो 20 अपॉन 100 कर लो मीटर में, बराबर I अल्फा
तो आई कितना हो जाएगा, इसके अबाउट घूम रही है, तो 1/2 मास और रेडियस का स्क्वायर, तो 20/100 इंटू 20/100 इंटू एल्फा। एल्फा निकालने की तमन्ना है। तो एक 20/100 कट गया और ये दोनों डबल जीरो भी कट गए। 20, ये पूरा कट गया, इनके दोनों जीरो कट गए। एक ये 2 भी कट गया, तो यहां सब कट गया, ये बचा 2 एल्फा और इज इक्वल टू 50। तो एल्फा इज इक्वल टू 25 पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। और यहां पर ये 25 सेकेंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में रेडियन की कोई यूनिट होती नहीं है, तो रेडियन ना लिख के कभी कभी S-2 भी लिख देते हैं। A filament bulb be used to in a 230 volt main supply. When a resistance R is connected in series, it works perfectly. तो वर्क्स परफेक्टली का मतलब क्या है? देखो बेटा, ये जो फिलामेंट बल्ब है ये 100 वाट का है, 100 वोल्ट का है। तो इसके कई मतलब हैं। अगर 100 वोल्ट से इसको जोड़ोगे तो इसमें 500 वाट का मतलब पावर कंजम्पशन होगा, और तुम जोड़ रहे हो 230 वोल्ट से, तो ये तो उड़ जाएगा बेचारा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 230 वोल्ट हमने वोल्टेज लगा दिया, ये मेंस है 230 वोल्ट का, और साथ में ये एक बल्ब लगा हुआ है, ये मैंने बल्ब बना दिया, और साथ में एक रेजिस्टेंस भी R लगा दिया। ये अब अगर इसको नहीं लगाएंगे ना तो ये 230 वोल्ट इसको मिलेगा और ये 100 वोल्ट तक झेल सकता है, तो ये उड़ जाएगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो वर्क्स परफेक्टली, आर जोड़ दिया तो सही काम कर रहा है। तो यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज तुम्हारे पास 100 वोल्ट का आ गया, ये है, और ये 500 वाट कंज्यूम कर रहा है। परफेक्टली का मतलब यही है कि अब ये 500 वाट कंज्यूम कर रहा है, जितनी इसको करनी चाहिए। तो 100 वोल्ट इसके अक्रॉस वोल्टेज भी होगा। वैल्यू ऑफ आर निकालनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा दीजिए P बराबर V इंटू आई। तो 500 इज इक्वल टू 100 इंटू आई, तो आई बराबर 5 एम्पियर, और वो करंट इससे जाएगी और इसके अक्रॉस ये बेचारा बाकी वोल्टेज झेलेगा। ये 230 है, ये 100 है, तो ये 130 हो जाएगा। तो 130/5 इज इक्वल टू आर। तो आर बराबर 5 दूनी 10 जाएगा, 26 आ जाएगा, 26 ओम। ये बढ़िया क्वेश्चन था, कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं थी और थोड़ी सी बुद्धि भी लग रही थी। ये देखिए, नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ऑफ लेंथ 85 सेंटीमीटर। तो बेटा ये क्लोज एंड है और इसकी लंबाई 85 सेंटीमीटर है। तो मुझे पता करना है कि पहले इसकी फंडामेंटल टोन जरा कर लो। तो V/4L निकालेंगे। तो यह है 340 मीटर पर सेकेंड और 4, और ये लंबाई 85 है, लेकिन सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में और बदल लीजिए, तो आ जाएगा 340 इंटू 100/85 इंटू 4। तो अब देखो भाई, ये 25 हो जाएगा और ये 17 से कट जाएगा, 5 17 5 85 और 17 ये 20 आ गया, तो ये 5 हो गया। तो 20 पंचे 100 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब
ये आगे बढ़ेगा तो मालूम है क्लोज है तो 135 का रेशियो होता है, तो पहली फ्रीक्वेंसी 100 होगी, ये बच जाएगी इसमें। दूसरी 300 होगी, तीसरी 600 होगी, चौथी 900 होगी, फिर 1200 होगी। तो 1 2 3 4 5, 5 तो ये बच जाएंगी। इसके बाद वाली कौन सी होगी? इसके बाद वाली होगी तुम्हारे पास 1500, और हमें फ्रीक्वेंसी रखनी है 1250 से नीचे, मतलब ये 5 पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ये बजा देगा इससे नीचे। तो बेटा ये कन्वेयर बेल्ट है 42 क्वेश्चन में, और ये लगातार मूव कर रही है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दिया 10 kg का है, 20 kg का है। तो होगा क्या, अगर ये कन्वेयर बेल्ट बिल्कुल स्मूथ होगी तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, कन्वेयर बेल्ट इसके नीचे से चलती जाएगी। कन्वेयर बेल्ट ये नहीं मूव करेगा क्योंकि मूव करने के लिए फोर्स चाहिए, लेकिन ये थोड़ा बहुत रफ भी है, ये थोड़ा बहुत रफ भी है। तो बेल्ट इस पर जा रही है तो बेल्ट पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, इस पर ये फ्रिक्शन आगे लगेगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स इसको एक्सेलरेट कर देगा। तब इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, और जब तक इसकी वेलोसिटी बढ़ करके कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी के बराबर नहीं होगी, तब तक तुम्हें लगेगा कि ये पीछे खिसकता जा रहा है। तो अब इसको करते हैं तुम, वर्किंग इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ बेल्ट, वर्किंग इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ बेल्ट। तो मेरे पास इसका जो ब्लॉक की वेलोसिटी है, तो पहले तो 0 था, तो u बराबर -4 है, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा निकाल सकते हो, कुछ होगा। और इसको 0.1 सेकंड लगता है वेलोसिटी लेने में 0 होने में। तो v बराबर u प्लस 80, तो v बराबर 0 बराबर -4 प्लस a इंटू टी, और t की वैल्यू है 0.1 सेकेंड, तो a की वैल्यू 4/0.1 यानी 40 आ गया। अब आपको निकालना है कि डिस्टेंस मूव ऑफ द बॉक्स ऑन द कन्वेयर बेल्ट। तो बेल्ट पे ये कितना मूव किया, तो बेल्ट के रिलेटिव चलो, ये एक्सेलरेशन भी बेल्ट के रिलेटिव ही आया है। तो ut -4 इंटू 0.1 प्लस हाफ 40 इंटू 0.1 का स्क्वायर, तो -0.4 और प्लस 20 इंटू 0.01, 0.1 का स्क्वायर 0.01, तो -0.4 और प्लस 0.2, तो आ जाएगा -0.2। तो माइनस का मतलब है ये इधर चला है, और इनफैक्ट क्या होगा, ये इधर ही चलेगा, 0.2 चलेगा, तो आंसर इज 0.2। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, एक्सेलेरेशन वाला था। ये काफी इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ERMS दिया है और पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दी है, तो ERMS अपॉन C बराबर BRMS होगा। तो B पीक कितना हो जाएगा, ERMS अपॉन C इंटू √2, तो ये है 6 और ये है 3 इंटू
10⁸ और इंटू √2, तो ये हो जाएगा 2। अब देखो 2 इंटू 1.4, तो 1.4 कितना होता है, ये इंटू 10⁻⁻8। नेक्स्ट क्वेश्चन में हो, ये देखो, ए लार्ज टैंक इज फिल्ड वाटर, डेंसिटी इतना दिया है और ये स्मॉल होल बनाया गया है 10 मीटर बिलो, द रेंज ऑफ वाटर ड्रेनिंग आउट ऑफ द होल इज R। तो ये मेरे पास R है। व्हाट एक्स्ट्रा प्रेशर must be applied on the water surface so that the range becomes 2R। तो ये जो रेंज निकलेगी ना बेटा, मान लो इसकी वेलोसिटी इफ्लेक्स की v है, तो ये हाइट तो फिक्स है, ये पानी तो यहीं से निकलेगा, तो गिरने में जो टाइम लगेगा वो भी वही रहेगा, तब रेंज R है। तो ये रेंज डबल कब होगी, जब इफ्लेक्स वेलोसिटी v से 2v हो जाएगी। अब वेलोसिटी v से 2v होने में हम क्या करें, तो हमें कैसे निकलती है इफ्लेक्स वेलोसिटी, देखो यहां पर जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρgh, वेयर दिस इज द हाइट h, बर्नौलीज लगा रहे हैं, और प्लस यहां की काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी कुछ, और बाहर क्या होगा, ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस हाफ ρv², और ये दोनों कट जाएंगे और यहां से आता है v बराबर √2gh। पोटेंशियल एनर्जी का टर्म यहां और यहां बराबर हैं, छोड़ दिए, अंदर वाली काइनेटिक एनर्जी टर्म भी 0 है। अब तुम चाहते हो ये डबल हो जाए, तो पहले प्रेशर कितना था, P0 से P0 तो कटेगा ही, और ये ρgh रहेगा ही। अब ये वेलोसिटी डबल होने के लिए, ये डबल होगा तो ये वाला प्रेशर 4 टाइम्स होना चाहिए, ये वाला प्रेशर 4 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो मान लिया कि जो नया एक्स्ट्रा प्रेशर है वो है P एक्स्ट्रा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, प्लस P0 प्लस ρgh इज इक्वल टू P0 प्लस हाफ रो इंटू 2v का स्क्वायर। तो P0 से P0 तो कट ही जाएगा, तो P एक्स्ट्रा प्लस ρgh इज इक्वल टू हाफ रो इंटू 4v²। तो यहां से आप ρv² की वैल्यू फिर रख दें, तो P एक्सटर्नल जो रखा गया था ये ρgh है, और प्लस इक्वल टू 4 टाइम्स, ये देखिए 4 टाइम्स हाफ ρv², और हाफ ρv² की जगह मैं ρgh रख दे रहा हूं, तो ये ρgh, तो P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 3 ρgh आया। अब डेंसिटी है 10⁻³ और ग्रेविटी है 10 और h भी 10 मीटर है, तो 3 इंटू 10⁵ यानी अप्रॉक्स 3 एटमॉस्फेयर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। An ideal transformer has a primary power input 10 kilowatt. The secondary current when the transformer is on load is 25। तो ये मेरे पास ट्रांसफार्मर है और IS बराबर 25 एम्पियर है और इधर 10 किलोवाट की पावर। इफ द प्राइमरी सेकेंडरी टर्न रेशियो दिया है 8:1, द पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे निकालना है।
तो देखिए यहां 25 एम्पियर है, तो आपको मालूम है कि जिस तरफ ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, तो यहां पर आईपी बराबर हो जाएगी 25/8। कैसे? Vs अपॉन Vp बराबर NS अपॉन NP बराबर IP अपॉन IS। तो ये इनवर्सली होता है। तो अगर जैसे ये 8:1 है, नहीं कुछ मैंने, हाँ सही किया, ये 8:1 है। तो अगर यहां मान लीजिए x वोल्ट है, तो यहां 8x वोल्ट होगा। अगर यहां x करंट है, तो यहां करंट x/8 हो जाएगी। अब इसमें तुम्हें मालूम हो गया अब प्राइमरी के अक्रॉस तुम्हें वोल्टेज निकालना है, तो 10 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू प्राइमरी वोल्टेज इंटू 25/8। तो इससे प्राइमरी वोल्टेज निकल आएगा आसानी से। ये 8 ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁴ अपॉन 25। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, कठिन नहीं था लेकिन नए तरीके से पूछा गया था। ये स्क्रू गेज का क्वेश्चन है, जनता की बेहद डिमांड पे। स्क्रू गेज लीस्ट काउंट इतनी है, मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर, तो 0.5 सेंटीमीटर। जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन कॉन्साइड विथ 25 डिवीजन्स, तो 25 इंटू 0.001, और ये एरर है तो ये प्लस हो जाएगी, माइनस वाली एरर, तो 0.004। तो आ गया 0.5। अब मल्टीप्लाई करो, 0.001 है तो 0.025 और ये 0.004, तो ये 925। ये तुम्हारा आंसर हो गया। स्क्रू गेज और वर्नियर से आप लोग डरते हैं, बट दिस क्वेश्चन आर वेरी इजी। चलिए आगे। A particle of mass 10 gram moves along a circle of radius this with a constant tangential acceleration. What is the magnitude of this acceleration if kinetic energy of the particle becomes equal to this by the end of the second revolution of the beginning of the motion? तो काइनेटिक एनर्जी 8 इंटू 10⁻⁻4 जूल इज इक्वल टू हाफ m। m 10 ग्राम है, तो 10/10⁻³ इंटू वी स्क्वायर, इससे वेलोसिटी निकल आएगी, तो 16 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू वी स्क्वायर। हाँ यही रहेगा, ये 100। तो v बराबर हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी दी गई, और क्या पूछ रहा है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, प्लस 2 टाइम्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और s ले लेना 2 इंटू 2 इंटू r। तो हमें तो v का स्क्वायर ही चाहिए, तो 0.6 इज इक्वल टू 2, ये निकालना है। अब देखो ये 4 हो गया, रेडियस 6.4 हो गई, और पाई की वैल्यू तुम जानते ही हो कितनी होती है, 3.14 होती है। अब इसमें ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और आंसर इसका देख लो, कैलकुलेट तो तुम लोग कर ही लोगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, बस एक ही बार फॉर्मूला लगाना था, और ये 47 है, तो यस राइट, 47 का आंसर लगभग 0.1 आ रहा है।
अप्रॉक्स 0.1 आ रहा है, और इसको कर भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है। देखो ये 3.14 है, ये ए है, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 8 से इसको डिवाइड करोगे 16/100 है, तो 0.02 आ जाएगा। ये ए इंटू सेकेंड रिवॉल्यूशन में, ये एक रिवॉल्यूशन में 2πr चलता है, तो 2πr कर देंगे। और ये सेंटीमीटर है, ये मैं लिखना भूल गया था, तो इसको 100 से डिवाइड भी कर देंगे। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो अब यार ये बड़ा गंदा बन जाएगा, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी 0.02 है, तो ये आ जाएगा 2/100, ये 2/100, और उधर 6.4 इंटू 3.4 और ए। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये लगभग 0.1 मीटर पर सेकंड आ रहा है, अगर हमने कोई एरर नहीं करी है तो काइनेटिक एनर्जी से हमने वेलोसिटी निकाली। काइनेटिक एनर्जी 8 × 10⁻⁻⁴ बराबर हाफ मास इंटू केजी में मास चाहिए, तो 10/23 वी स्क्वायर, तो नीचे 100 बचा, ऊपर 10⁻², 16 इंटू 10⁻², तो v बराबर आ जाएगा 4 इंटू 0.4 आ गया ये। और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के में v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर बराबर 0.16, 0 प्लस 2a हमें निकालना है, और s की वैल्यू ले लेंगे डिस्टेंस, और 2 रिवॉल्यूशन के बाद जो निकलेगा 2πr इंटू 2πr। तो बस कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर लगभग 0.1 आ जाएगा, दैट्स ओके। और ऐसे क्वेश्चन में मेरी एक सलाह भी है, वहां पे मत करना, कैलकुलेशन लंबी है, इसमें छोड़ देना, बाद में आराम से करना। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये ऐसे नाइफ एज है, W सपोर्टेड है, द नाइफ्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ D, तो ये दो नाइफ एज है, यहां मतलब दोनों सपोर्ट है, N और N। तो मान लो ये नॉर्मल रिएक्शन N1 है, ये N2 है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम A, तो यहां से ये डिस्टेंस x है, यहां से वेट W काम करेगा। नॉर्मल रिएक्शन एट A निकालना है, तो इसके अबाउट टॉर्क ले लो, तो ये घुमाएगा ऐसे, तो W इंटू डी, N1 इंटू डी सॉरी, बराबर W इंटू, यहां से डिस्टेंस लेंगे, मोमेंट इसके अबाउट ले रहे हैं, D माइनस एक्स, तो ये फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा। ये रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन द स्फीयर अटेन्स इट्स टर्मिनल वेलोसिटी, तो हीट कौन प्रोड्यूस करेगा? विस्कस फोर्स, तो 6π ईटा R इंटू वी, ये फोर्स है। कितनी हीट जनरेट करेगा? जितना ये वर्क करेगा, तो इसको V से और मल्टीप्लाई कर दो। क्यों मल्टीप्लाई कर दें? क्योंकि फोर्स इंटू वेलोसिटी पावर होता है। दिस इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम एंड दिस इज द हीट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, तो ये रेट हो गया। अब इसको छोड़ दो, इसको देखो R, और तुम्हें मालूम है टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होती है, तो यहां भी R स्क्वायर हुआ, यहां भी R स्क्वायर हुआ, तो टोटल R की पावर 5 वाला आंसर। ये एक गंदा सा प्रोजेक्टाइल है कोई, और ये एंगल थीटा है। कुछ चीजें बेकार बेकार सी दी गई हैं, जैसे रेंज दी गई है, H दी गई है, और तमन्ना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो मैक्सिमम हाइट होगी U स्क्वायर अपॉन G। कैसे? रेंज क्या होती है? देखो, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा स्क्वायर नहीं, अपॉन G, तो मैक्सिमम रेंज के लिए ये 1 होना चाहिए, तो हमें U स्क्वायर अपॉन G चाहिए।
अब फॉर्मूला लगाओ, tan थीटा सबसे सरल तरीका है, tan थीटा बराबर 4h/r और h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो u स्क्वायर अपॉन g चाहिए, तो u स्क्वायर अपॉन g बराबर 2h, ये 2h है, इधर बना है 2h अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा हम ऐसे निकालेंगे, ये tan थीटा है, ये 4h है, ये अपॉन r है, तो साइन थीटा बराबर इसका स्क्वायर, तो 4h का स्क्वायर, और ऊपर ये वाली साइड r स्क्वायर प्लस 4h का होल स्क्वायर। तो बस बच्चा, अब इससे आंसर आ गया, इसको अंदर ले जाओ तो r स्क्वायर अपॉन 16h स्क्वायर ऊपर और 2h नीचे, तो ये 8h आ जाएगा, प्लस और अगर इसके अंदर ले जाओगे तो ये 4h स्क्वायर कट जाएगा, खाली 2h बचेगा, तो ये थर्ड है। तो बेटा ये आज का पेपर था, काफी इजी था, भगवान करे आप लोगों का पेपर ऐसा ही बढ़िया बढ़िया हो और आप लोग अच्छी तरीके से करके आ जाए। तो आज इस सेशन की ये लास्ट सीरीज का पेपर डिस्कशन था, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आपकी फिर अगले किसी टेस्ट में हम आपको देखें या फिर मुलाकात हो, आप सब सेलेक्ट हो जाएं, दोबारा टेस्ट सीरीज न देनी पड़े। विशिंग यू all the best for your NEET 2022 from my side, Singsar side, and from whole New Lightian team. Thank you very much.